हेलो छात्रों, मैं संतोष सर क्लास 8वीं की आज वर्ग 8वीं की विषय हिंदी व्याकरण में पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण एवं व्याकरण लेकर आए हैं। आपका स्वागत है इस व्याकरण के क्लास में, क्योंकि छात्रों इस व्याकरण के क्लास में हम एक वैज्ञानिक सोच के साथ पढ़ेंगे ताकि कम समय में अधिक बातें जानें, समझें और पकड़ मजबूत हो, क्योंकि यह व्याकरण ही वह वस्तु है, वह विषय है जिसके बदौलत हम साहित्य की रचना में सक्षम हो सकते हैं। हम कहीं भी लिखने, पढ़ने, बोलने तथा सुनने, समझने के क्षमता में अग्रसर हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और उन सभी चीज़ों के लिए आवश्यक होती है भाषा, क्योंकि भाषा के बगैर हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। आज कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो अपने द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को लिखकर इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, परंतु उनके सिद्धांत रह जाते हैं और उन सिद्धांतों पर हमारे नौजवान नए वैज्ञानिक कार्य करके उससे आगे की दूरी तय करते हैं। इसलिए यह भाषा अत्यंत आवश्यक वस्तु है हमारे जीवन का, हमें एक दूसरे के विचारों को समझने का। तो यह भाषा, लिपि जिससे लिखी जाती है, लिखने की विधि होती है लिपि, तथा व्याकरण जो नियमों का एक किताब है जिससे के हिसाब से ही हम साहित्य की रचना करते हैं, इसके नियमों पर चलते हुए इसे जानना सबसे पहले जरूरी है। और एक बात, भाषा, लिपि और व्याकरण इसलिए जानना जरूरी है छात्रों, आपने देखा होगा एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है और बड़ी सी बिल्डिंग बनने के बाद हम देखते हैं कि जो जमीन के ऊपर वाले हिस्से हैं बिल्डिंग के, उसे साल दर साल प्रति वर्ष कभी लाल, कभी पीला, कभी बैगनी, कभी हरा, कभी नीला अपने मनपसंद रंगों से रंगा करते हैं। परंतु नेव के उस ईंट से, उस प्रथम ईंट से जो कीचड़ में कहीं पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कीड़े चल रहे होंगे, उससे कोई पूछने तक नहीं जाता कि तुम्हारा हाल क्या है। ठीक उसी तरह से अगर हम उस नेव के प्रथम ईंट की भूमिका को देखें तो यह बड़ी सी दिखने वाली बिल्डिंग उसी के कंधे पर सवार होकर के खड़ी है, वह कितना मजबूत है। ठीक उसी तरह छात्रों, अगर हम साहित्य को देखते हैं तो साहित्य एक बिल्डिंग है, तो उसका प्रथम ईंट भाषा, लिपि और व्याकरण है। अर्थात यह नेव का वो ईंट है जिसके बगैर हम साहित्य की कामना कर ही नहीं सकते। इसलिए यह पढ़ना जरूरी है, समझना आवश्यक है। और आपसे उम्मीद यही है कि आप ध्यान से इसे समझ रहे होंगे और एक वैज्ञानिक सोच के साथ समझना, क्योंकि व्याकरण को कई छात्र सोचते हैं कि बड़ा क्रिटिकल सब्जेक्ट है ना। आप क्रिटिकल को सहज बनाइए। क्रिटिकल तो सारे काम क्रिटिकल हैं, कौन सा काम आपके लिए असहज नहीं है। बचपन से कोई सीख कर आता नहीं, सीखने की क्षमता विकसित कीजिए। एनर्जी से नहीं, विल पावर से काम होता है। विल पावर बढ़ाइए और उसी विल पावर को बढ़ाने के लिए, इनकरेज करने के लिए, विल पावर में इनकरेजेशन के लिए, किस विल पावर में, तो साहित्य रचना की विल पावर में इनक्रीजेशन के लिए, बढ़ोतरी के लिए ही हम व्याकरण का सहयोग लेते हैं। और व्याकरण अहम भूमिका निभाती है किसी भी साहित्य, किसी भी भाषा के साहित्य रचना में। आइए छात्रों, व्याकरण के प्रथम अध्याय भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ें। इसमें अधिगम संप्राप्ति हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं अपने इस पाठ में, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यह आपको बता दूं छात्रों कि इस पाठ को मैंने दो पार्ट में, दो भाग में बांटा है ताकि सहजता से अच्छे से समझ लें। आप ये ना सोचिएगा कि दो पार्ट में बटा हुआ है तो बहुत सारे चीज़
सर समझाएंगे, समझाएंगे, समझेंगे हम लोग बहुत सारे चीज, लेकिन एकदम आसानी से, ताकि सब यहां जमा हो जाए। क्योंकि छात्रों, मोबाइल में चिप होता है, कंप्यूटर में चिप होता है, सबकी MB GB एक कैपेसिटी होती है, बट लेकिन हमारे मनुष्य के मस्तिष्क का कोई MB GB नहीं है। यह इसकी कैपेसिटी मापी नहीं जा सकती, आंकी नहीं जा सकती। समुद्र की गहराई हो या आकाश की ऊंचाई, हम सूर्य तक पहुंच नहीं पाए हैं, लेकिन सूर्य के धरातल पर कितनी तापमान होती है यह मनुष्य जान के बैठा है। तो सिर्फ अनरीडेबल मेमोरी के वजह से इसके कैपेसिटी को मापा नहीं जा सकता, और इसी के कैपेसिटी को इंक्रीज करने की, बढ़ाने की क्षमता विल पावर कहलाती है। विल पावर, मन का बल। आइए छात्रों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं जो पार्ट अलग अलग बांटे हैं। भाषा की परिभाषा पहले स्लाइड में देखेंगे, फिर दूसरे में भाषा का विकास पढ़ेंगे, फिर तीसरे में हम पढ़ेंगे इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से भाषा की परिभाषा, फिर भाषा का विकास, कैसे हुआ भाषा का विकास, कब से हुआ, कहां से हुआ, ये जानेंगे। फिर भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताएं क्या क्या है, कि क्यों करें हम ये काम, क्यों पढ़ें भाषा को, तो उसकी विशेषताएं इतनी है हमारे जीवन में कि हमें पढ़ना होगा, हमें समझना होगा, इसलिए पढ़ें। यह विशेषताओं को देख करके दर्शित होगा। रचना के आधार पर भाषा के प्रकार या भेद एवं परिभाषा। भाषा की परिभाषा के बाद भाषा के भेद हैं। भाषा के भेद दो आधारों पर वर्गीकृत किए गए हैं, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर भाषा के भेद एवं परिभाषाएं। फिर भाषा, यूं तो बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे भारत में, लेकिन भारत में जो मुख्य 22 राजभाषाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम जानेंगे, समझेंगे और किस तरह से उसे याद रख सकते हैं, इसकी एक कला विधि देखेंगे। अगली है बोली की परिभाषा। बोली की परिभाषा, बोली क्या है, कैसा है, क्यों है। उसके बाद लिपि की परिभाषा, इसमें लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे, बोली की विशेषताएं पढ़ेंगे, लिपि की विशेषताएं पढ़ेंगे। व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण की विशेषताएं या महत्व क्या क्या है हमारे साहित्य जगत में, व्याकरण के विभाग की जानकारी, और अंत में पढ़ेंगे व्याकरण के विभाग की जानकारी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 11 बिंदुएं हैं जिन्हें हम इस वीडियो में, इस पाठ में समझने वाले हैं। तो छात्रों, बी केयरफुल, ध्यान से आप देखिए और समझिए, क्योंकि एक एक पॉइंट में कई बातें हैं, कई क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक लाइन में कहा जाए तो 5-6 क्वेश्चन तो आसानी से छुपे हुए हैं, जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे मुलाकात होती ही रहती है ना छात्रों। और छात्रों के पास एक अहम हथियार होता है अपने युद्ध स्तर को संभालने के लिए, सुधारने के लिए, वो हथियार होता है ध्यान। और इस ध्यान को जो बिखेर के कार्य करता है उसका ज्ञान बिखर जाता है, स्थित नहीं हो सकता, एकत्रित नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान अगर एकत्रित है तो निसंदेह ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित रूप से होगी। भाषा, भाषा की परिभाषा, मनुष्य अपने भावों या विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। अपने विचारों को एक निश्चित माध्यम से प्रकट करता है मनुष्य, कैसे कैसे कर सकता है। तो आपने देखा होगा क्रिकेट के फील्ड में
सब लोग हल्ला करते रहते हैं, बैट्समैन भी कहता है कि ना आउट नहीं है, बैट्समैन भी अपने दूसरे साथी को कहता है कि हाँ दौड़ो, आ जाओ, मैं आ रहा हूं। बॉलर भी बोलता है आउट, नॉट, प्लीज कैच, जस्ट ऑन। इस तरह की बातें आप सुनते हैं, लेकिन एक व्यक्ति होता है जो एक बार भी उस फील्ड में नहीं बोलता, उसकी आवाज सुनने को नहीं मिलती। वह होता है एम्पायर। एम्पायर अपने इशारे से सारी बातें अपनी कहता है, डिसीजन मेकर होता है, वो डिसीजन देता है बट बोलता नहीं, इशारा करता है। अगर ये उठाया तो लोग समझ जाते हैं कि 6 मारा है बैट्समैन, अगर ये उठाया, अगर 2 उठाया तो 6 है, और 1 उठाया तो 2 में छक्का, 1 में फक्का। जाइए, जयराम जी की हो गया। अब ये जो इशारे वाली बात है, बाउंड्री, चौका है, नो बॉल है, तरह तरह की बातें होती हैं, तो यह सांकेतिक भाषा होता है। अर्थात एम्पायर महोदय ने जो अपने विचारों को व्यक्त किया, अब कमेंटेटर उसको कैच कर लेते हैं और बोलना शुरू करते हैं कि एम्पायर का ये डिसीजन है, वो डिसीजन है, लेकिन एम्पायर नहीं बोलते, वो इशारे में कहते हैं। तो ये इशारा निश्चित तौर पे है, पूरे विश्व के लोग जानते हैं एम्पायर के उस इशारा को, बिना कहे समझ जाते हैं कि एम्पायर का डिसीजन क्या है। लेकिन कुछ ऐसी भी सांकेतिक बातें होती हैं जो कहा नहीं, जो समझा नहीं जा सकता है, या फिर उसे निश्चित तौर पे किसी 1 या 2 व्यक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है, सामूहिक रूप से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग तो हम करते हैं अपने जीवन में, परंतु उसे भाषा की उपाधि नहीं मिली, उसे भाषा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इशारों की कोई निश्चितता नहीं होती। कई ऐसे इशारों की निश्चितता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस का हाथ देना, रेलवे गार्ड का झंडा दिखाना, ये सब सांकेतिक भाषा हैं। लेकिन कुछ भाषाओं की निश्चित स्वरूपता है, कुछ भाषाओं की नहीं। इस वजह से सांकेतिक भाषा को हम भाषा का स्वरूप नहीं मानते। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति भास धातु से, धातु माने लोहा, टीना, शीशी, बोतल नहीं, लोहा, टीना या सोना चांदी नहीं। भास धातु, धातु का अर्थ होता है संस्कृत शब्दों का जो हम प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो संस्कृत शब्द धातु से बना हुआ है, संस्कृत धातु से। तो उन शब्दों का जो शब्द संस्कृत के मूल शब्द हैं, जिसे हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है, वह धातु कहलाता है। और उस धातु से शब्दों का निर्माण हुआ है। उसमें आ, कार, ईकारांत, ईकारांत, आकारांत, उकारांत लगाकर, उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर उसको हिंदी का एक स्वरूप दिया गया है। अतः भास जो है यह धातु है, और इस धातु से शब्द बना है आकारांत लगाकर भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति भास धातु से हुई, तो कब हुई? तो भाषा की उत्पत्ति लगभग 5000 वर्ष पहले हुई है। 5000 वर्ष पहले हुई थी लगभग, क्योंकि यह अज्ञात है, क्योंकि सृष्टि के आरंभ में भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। उसके बाद देखते हैं भाषा शब्द का तीसरा पॉइंट है हमारा। भाषा शब्द का अर्थ होता है वाणी द्वारा अर्थ प्रकट करना। भाषा शब्द का अर्थ होता है वाणी द्वारा, बोल करके या लिख करके अपने बातों के अर्थ को प्रकट करना। अगला पॉइंट है भाषा वह माध्यम है। भाषा माध्यम है, साधन है। जैसे यहाँ से हमें दिल्ली, मुंबई जाना है तो ट्रेन, एरोप्लेन, बस आदि एक माध्यम के द्वारा हम जाते हैं। उसी तरह से साहित्य के क्षेत्र में
भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों से व्यक्त करता है अथवा दूसरे के भावों और विचारों को समझता है। अपने भावों या विचारों को दूसरे के सामने व्यक्त करता है या दूसरे के भावों और विचारों को सुन करके समझता है। अब देखिए भाषा का विकास कैसे हुआ। भाषा की परिभाषा देखिए, भाषा की कुछ विशेषताएं देखिए। भाषा की परिभाषा के बाद भाषा का विकास कैसे हुआ। तो सृष्टि के आरंभ में भाषा नहीं थी। सृष्टि के आरंभ में जब सृष्टि का उत्पादन हुआ था, आदि मानव रहा करते थे, उस समय भाषा की उत्पत्ति नहीं हुई थी। एक निश्चित भाषा नहीं थी। उस समय लोगों ने सांकेतिक भाषा कोई एक भाषा के रूप में कोई एक निश्चित तौर तरीका भाषा का नहीं था। अतः हम नहीं मानते हैं कि सृष्टि के आरंभ में भाषा की उत्पत्ति हुई। मनुष्य के विकास के साथ भाषा का भी विकास हुआ। जैसे जैसे मनुष्य में विकास आता गया, जैसे कि मनुष्य सबसे पहले जंगल में रहा करता था, नदी के तट पर रहा करता था। जो नदी के तट पर रहने वाले मनुष्य थे वह पहले डेवलप हुए, यह हमको इतिहास के गर्भ से मिलता है। उसके बाद उनमें निरंतर मनुष्य एक ऐसा जाति है, एक ऐसा जीव है जो समस्याओं को देखने के बाद उलझता नहीं, बल्कि उस समस्याओं को सुलझाने के लिए समाधान के तरफ अग्रसर होता है। जिस तरह से जैसे जैसे उसके सामने समस्याएं आती गईं, जैसी समस्याएं आती गईं, वैसा समाधान ढूंढते गया और ढूंढते ढूंढते आज अत्याधुनिक युग में मनुष्य, मॉडर्न मनुष्य दिख रहा है, दर्शित हो रहा है। अर्थात भाषा का भी विकास उसी हिसाब से हुआ। भाषा के विकास के साथ ही हमारे सामाजिक संबंधों एवं ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। जैसे जैसे भाषा का विकास हुआ तो हम भाषा को समझे, तभी अपने सिद्धांतों को, अपने निष्कर्षों को, जो भी हम कहीं अपनी समस्या के समाधान के लिए ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे कि भाई इस समस्या का समाधान कैसे हो। हम जमीन पर सो रहे हैं, एक सांप आया काट लिया, हमें एक ऊंचा स्थान चाहिए जहाँ पर सोए तो सांप न काटे, तो चौकी बनाएंगे। वैसे उसी तरह की कुछ संभावनाओं पर जो मनुष्य काम करते गया, तो हो सकता है पहली बार में चौकी नहीं बना पाया हो सकता है कुछ उससे त्रुटि रह गई हो, लेकिन वो अपने सिद्धांतों को लिखा। कैसे? भाषा के माध्यम से। अर्थात जैसे जैसे भाषा का विकास होते गया, मनुष्य के अंदर भी विकास की भावना उत्पन्न होने लगी और वह अपने सिद्धांतों को लिखने लगा तथा उसे एकत्रित करके, संग्रहित करके रखता था, जिससे आने वाला अगला जनरेशन उसके आगे बढ़ सके। घर, परिवार, विद्यालय, बाजार, कार्यालय, प्राय सभी जगह भाषा की आवश्यकता की पूर्ति भाषा के विकास के साथ हुआ। उसके बाद भाषा का विकास निरंतर होते रहा तथा आज भी इनका विकास जारी है। कैसे? आज भी विकास जारी है। क्यों? आदि युग से भाषा की उत्पत्ति हुई, आज से 5000 लगभग वर्ष पहले, और उसके बाद आज भी भाषा का विकास जारी है। ये जारी कैसे है? इसलिए कि दुनिया जारी है, और जब तक ये दुनिया रहेगी भाषा में निरंतर विकास होते रहेगा। भाषा ही क्या, प्रत्येक विषय वस्तु में एक विकास दर्शित होता रहता है। हर वर्ष, प्रतिवर्ष इसमें भी विकास होगा। कैसे होगा, क्यों होता है, तो और ये हमें कैसे पता चलता है कि भाषा में विकास जारी है? विभिन्न ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आविष्कारों के साथ साथ हमारा शब्द भंडार भी नित्य प्रतिदिन बढ़ रहा है। आविष्कारों के साथ साथ आविष्कार हो रहे हैं, और तरह तरह के अलग अलग आविष्कार जब हो रहे हैं तो भाषा में विकास का यह घोतक दिखाई देता है। और यह भाषा ही है जो हमारे देश, हमारे संसार के मूल भावों को एकत्रित करके, संग्रहित करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जिससे हम समझ पाते हैं अच्छी तरह से कि भाषा क्या है। आइए छात्रों, आगे देखते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा की विशेषताएं, भाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं?
तो भाषा के प्रयोग से भाव और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाव और विचारों, जैसा कि छात्रों कई जगह हम देखते हैं कि भाव या विचार या और में अंतर है, या अर्थात दोनों में से कोई एक, और अर्थात दोनों ही। तो भाव अलग और विचार अलग होते हैं। भाव किसे कहते हैं? तो मन में उठ रहे अध्वनात्मक इकाई भाव है, जो हमारे मन में उठता है। और कई बातें हमारे मन में उठती है, लेकिन विचार किसे कहते हैं? तो जिसे हम तय कर लेते हैं कि इसे ध्वनि प्रदान करनी है, ये हमें बोलना है, वह विचार कहलाता है। क्लियर है? आइए, भाषा के प्रयोग से भावों और विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा का व्यवहार बोलकर, सुनकर, पढ़कर तथा लिखकर किया जाता है। क्या क्या? सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, जिसे सुबोपली के नाम से जानते हैं। सुबोपली अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। और भाषा का प्रयोग हम इन्हीं 4 प्रकार से करते हैं। या तो किसी के द्वारा कहे गए कथनों को सुनते हैं, या फिर अपने कथन कहते हैं, या फिर लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, या फिर लिखे हुए किसी का लिखा हुआ पढ़कर हम उनके विचारों को समझते हैं। और इन 4 तरह से ही हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, देते लेते हैं। बस इतने, इससे ज़्यादा हमें भाषा के बारे में और अधिक कुछ जानकारी लेनी ही नहीं है कि भाषा क्या है। तो एक साधन है। अब भाषा को समझने के लिए एक और उदाहरण प्रस्तुत है हमारे यहाँ, हमारे इस स्लाइड में। प्रत्येक भाषा का जन्म विचारों को व्यक्त करने के लिए हुआ है। जितनी भी भाषाएं बनी है दुनिया में, प्रत्येक भाषाओं का जन्म विचारों को व्यक्त करने के लिए हुआ है। इस प्रकार उदाहरण है यहाँ, इस प्रकार भाषा शरीर है तो विचार उसकी आत्मा। सभी भाषाओं का उत्पादन विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हुआ है। तो निसंदेह भाषा शरीर है तो विचार उसकी आत्मा, अर्थात बिना विचारों की भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि भाषा तो साधन है, विचारों को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का माध्यम है। जिस तरह से हम एक जगह से दूसरे जगह जाने का माध्यम कभी बस, कभी गाड़ी, मोटरसाइकिल, ट्रेन, रेल, एरोप्लेन आदि माध्यम बनाते हैं, उसी तरह से भाषा भी एक माध्यम है अपने विचारों को अग्रसर करने का, एक दूसरे को बांटने, समझने, समझाने का। ध्वनि और लिपि प्रत्येक भाषा के अंग हैं। छात्रों, ये इस प्रत्येक लाइन में आपका प्रश्न छुपा हुआ है, इसलिए मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि ध्यान विचलित न होने दें। प्रत्येक लाइन में प्रश्न है। प्रत्येक भाषा का जन्म विचारों को व्यक्त करने के लिए हुआ है। इस प्रकार भाषा शरीर है तो विचार उसकी आत्मा। अब देखिए, ध्वनि और लिपि। ध्वनि और लिपि, ध्वनि क्या है? तो जिन बातों को, जिन विचारों को हम बोलते हैं, अक्षरश उच्चारण करते हैं अपने मुख से, वह ध्वनि है। और जब उन्हीं वर्णों को, बोले हुए कथनों को में जो प्रयोग किए गए वर्ण हैं, उन्हीं वर्णों को जब हम लिखते हैं तो वो लिपि है। अर्थात बोलकर या लिखकर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। ध्वनि और लिपि प्रत्येक भाषा के अंग हैं। संसार की सभी भाषाएं ध्वनियों द्वारा बोली जाती है और लिपि द्वारा लिखी जाती है। इस तरह से और भी भाषाएं इन देशों में बोली जाती है, लेकिन उन भाषाओं में जो प्रमुख भाषाएं हैं उसे ही हम अपने पाठ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे भारत में भी कई राजभाषाएं हैं, जिसमें भारत की 22 राजभाषाएं होती हैं। भारत में भी कई भाषाएं बोली जाती है,
यह 22 ही नहीं बोली जाती, इससे अधिक बोली जाती हैं, परंतु 22 राजभाषा की मान्यता प्राप्त है हमारे संविधान संबद्ध, जिसे संविधान में स्थान दिया गया है राजभाषा के रूप में। यह सभी भाषाएं प्रादेशिक थीं, लेकिन अब राजभाषाएं हुई क्योंकि इनका प्रचलन अधिक से अधिक हमारे देश में किया जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी है और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। छात्रों, संभव है कि आपके लिए ये नई जानकारी हो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, यह तो प्राय सभी जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है हिंदी। हिंदी हमारे देश के संविधान में राष्ट्रभाषा की उपाधि नहीं प्राप्त कर पाई। वह हिंदी की इतनी गरिमा नहीं बढ़ी कि वह राष्ट्रभाषा बने, लेकिन मान्यता के आधार पर हमारे देश के अधिकाधिक क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा होने के कारण हिंदी सर्वविदित है कि राष्ट्रभाषा मानी जाती है, परंतु संविधान सम्मत नहीं है। संविधान में इसे अनुच्छेद नंबर 343 में राजभाषा घोषित किया गया है। दूसरी जानकारी जो एक है छात्रों, जो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के माध्यम से, कि विश्व की एक ऐसी संस्था है एथनोलॉग, विश्व की एक संस्था है एथनोलॉग, जिसका मुख्य सचिवालय मॉरिशस में है। आपको ध्यान हो छात्रों कि मॉरिशस की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी अपनी गरिमा और महिमा के साथ पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त है और एथनोलॉग ने 2023 में के 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के दिन यह बात सिद्ध की अपने अध्ययन के आधार पर कि विश्व की सबसे बड़ी, तीसरी सबसे बड़ी बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। किस संस्था ने? एथनोलॉग ने यह बताया। एथनोलॉग का सचिवालय, विश्व हिंदी परिषद का सचिवालय मॉरिशस में है और सर्वप्रथम 10 जनवरी 1974 को नागपुर में विश्व हिंदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत के नागपुर में 10 जनवरी 1974 को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था और उस आयोजन के अंतर्गत यह तय किया गया था कि प्रत्येक वर्ष विश्व में हिंदी का प्रचार और प्रसार होगा, जिससे हिंदी अपनी महिमा और गरिमा के साथ सर्वव्याप्त हो। ठीक है छात्रों, इन बातों को जरूर लिख लीजिएगा जिन बातों को यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे तो आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। भारत में कई भाषाएं बोली तथा समझी जाती हैं, जैसे कर्नाटक में कन्नड़, असम में असमिया, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती तथा बंगाल में बांग्ला आदि आदि आदि। हम उन वाक्यों के अंत में लगाते हैं जो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी उसमें बाकी है। तो ये भाषाएं तो मूल भाषाएं हैं हमारे देश की, जिन भाषाओं में हम कार्यालयों में कार्य करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लिखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर।
भारत की 22 राजभाषाएं। छात्रों, इन 22 राजभाषाओं के नाम बहुत से छात्रों को याद होगा, बहुत से छात्रों को नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जिस आधार पर हमने इसको सजाया है, यह अ, आ, हर्षई, दीर्घई, अर्थात हमारी जो वर्णमाला सजी हुई है अ से लेके ज्ञ तक में, उसी तरह से मैंने अल्फाबेटिकली हमने सजाने की कोशिश की है ताकि इससे बेहतर ढंग से याद हो पाए। पहला होता है असमिया। असमिया जो आसाम की भाषा है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर किसी प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि यह भारत की 22 राजभाषा है। इन्हें गौरव प्राप्त है राजभाषा बनने का, अर्थात राजभाषा उन भाषाओं को कहते हैं जिनका प्रयोग हम कार्यालयी क्षेत्रों में करते हैं, लिखने पढ़ने के लिए, दस्तावेज बनाने के लिए। असमिया, उर्दू, उड़िया, अ से लेके अ तक में ये 3 नाम है। कौन कौन? असमिया, उर्दू, उड़िया। उसके बाद क से 3 नाम है, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। ये हो गए 6, अर्थात असमिया, असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। क के बाद ख से नहीं है, ग से गुजराती। उसके बाद ग के बाद च वर्ग में नहीं है, ट वर्ग में ड से डोगरी, ड से डोगरी। उसके बाद त से तमिल, तेलुगु और न से नेपाली। ये 11 हो रहे हैं। कौन कौन? फिर से एक बार, असमिया, उर्दू, उड़िया, ये 3 है अ से अ तक में। कौन कौन? असमिया, उर्दू, उड़िया। उसके बाद 3 है क का, क के नाम से, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी। उसके बाद गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु और नेपाली। ये 11 हैं। 50% आपके एक रो में सजे हुए हैं। असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी। उसके बाद त वर्ग में 3 नाम है, तमिल, तेलुगु और नेपाली। उसके बाद आते हैं प वर्ग में। प से एक ही नाम है, पंजाबी। उसके बाद ब से बोडो, बंगाली। म से सर्वाधिक नाम है। किस अक्षर से अधिकाधिक राजभाषाओं के नाम है? अगर यह प्रश्न हो तो निसंदेह म को टिक लगाइएगा, क्योंकि म से सर्वाधिक 4 नाम यहाँ पर दर्शित हो रहे हैं। कौन कौन? मलयालम, मणिपुरी, मैथिली और मराठी। मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी। उसके बाद स से 3 नाम हैं, संस्कृत, संथाली और सिंधी। ये संस्कृत, संथाली, सिंधी और अंत में मैं भूल गया अपनी हिंदी, जिसकी बिंदी भी कुछ कहा करती है। ये बिंदी क्या क्या कहती है और कहां कहां क्या कहती है, यह हम समझेंगे छात्रों जब वर्णमाला को समझेंगे कि इन बिंदियों का, ये बिंदी भले ही देखने में एक ही जैसी लगती है, लेकिन यहाँ इस बिंदी का अर्थ कुछ और है और यहाँ कुछ और है। मैं कहूँ अगर छात्रों कि यहाँ पर यह बिंदी अंग है, यहाँ पर यह बिंदी अंग है, जबकि यहाँ पर यह बिंदी य है। तो आप कहेंगे सर कैसे? ये कैसे, इसे वर्णमाला में समझेंगे। लेकिन हिंदी की अगर बिंदी कुछ कहती है तो ये देख लीजिए कि कितना कुछ कहती है, अभी इससे अधिक कहती है। छात्रों, आशा करते हैं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा, याद भी हुआ होगा। असमिया, असमिया, उर्दू, उड़िया,
कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, ये 11 हो गए। पंजाबी, बोडो, बंगाली, और उसके बाद म से 4 नाम है, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली, मराठी। उसके बाद स से 3 नाम है, संथाली, सिंधी, संस्कृत, संथाली और सिंधी। और अंतिम है ह से हिंदी। अ से लेके य तक के सीक्वेंस में अगर सजाया गया है तो इसे आसानी से आप देख करके याद कर सकते हैं कि अ से अ तक में 3 नाम, असमिया, उर्दू, उड़िया। क का अकेले 3 नाम, कन्नड़, कोंकणी, कश्मीरी, ये 6 हो गए। उसके बाद ग से 1 नाम है, गुजराती 7, ड से डोगरी 8, 9 से उसके बाद तमिल, तेलुगु 9, 10 और नेपाली 11। फिर पंजाबी, बोडो, बंगाली। उसके बाद म से 4 है, मलयालम, मणिपुरी, मैथिली और मराठी। स से 3 है, संस्कृत, संथाली और सिंधी। और अंत में आप जानते हैं जिस भाषा को आप इतना चाहते हैं, हिंदी। आशा करते हैं छात्रों आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे कामों के लिए थोड़ा देर होता है, काम देर हो लेकिन दुरुस्त हो तो मज़ा आता है। और मुझे यह पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो को देख करके बहुत ही मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। वैसे तो मेरी आवाज़ कर्णप्रिय नहीं है उतनी, लेकिन आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहता है। आप छात्रों का ही प्यार है और बल है जिससे हमारा मनोबल बढ़ा रहता है। अगले इस पाठ के अगले पार्ट को मैं फिर जल्द से जल्द लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।